हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, व्यभाषा, बोली और राजभाषा की स्टडी करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो बोर्ड एग्जाम्स में आप 4 मार्क्स डेफिनेटली स्कोर कर पाएंगे। तो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। देखिए, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भाषा पढ़ लेते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं, विशेषताएं लिखिए। देखिए, आपको दो तरीके से आ सकता है, भाषा किसे कहते हैं परिभाषित कीजिए या फिर विशेषताएं लिखिए। तो आंसर है हमारा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपने भावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अगर आपके मन में कुछ भाव या फिर कुछ विचार उत्पन्न हो रहे हैं और आपको किसी दूसरे व्यक्ति तक अपने भावों और विचारों को पहुंचाना है, तो भाषा एक मीडियम होती है हमारे भाव और विचारों को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, तथा दूसरों के भावों एवं विचारों को स्वयं समझते हैं। अगर दूसरे किसी के मन में भाव और कुछ विचार उत्पन्न हो रहे हैं और उसको बताना है आपको, तो वो भाषा का यूज़ करेगा। यानी कि भाषा एक मीडियम होती है हमारे मन में जो भी भाव और विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनको एक दूसरे तक पहुंचाने का। देखिए, कुछ विद्वानों ने भाषा को परिभाषित किया है, देख लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर बाबूराय सक्सेना जी ने, तो जिन ध्वनि संकेतों द्वारा मनुष्य आपस में विचारों को आदान प्रदान करते हैं उनको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। जिन ध्वनि संकेतों द्वारा मनुष्य आपस में विचारों को आदान प्रदान करते हैं उनको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। यह डॉक्टर बाबूराय सक्सेना जी ने भाषा को परिभाषित किया है। उसके बाद जोशुआ के शब्दों में जोशुआ जी ने भाषा एक मौखिक प्रतीकात्मक पद्धति है, यह डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है। भाषा के लिए जोशुआ जी ने क्या परिभाषा दी है, तो भाषा एक मौखिक प्रतीकात्मक पद्धति है। इसकी हम विशेषताएं देख लेते हैं। भाषा हमेशा कठिनता से सरलता की तरफ उन्मुख होती है। दूसरा है, भाषा साहित्य रचना का प्रमुख साधन है। देखिए, भाषा में साहित्य रचना की जाती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अनुकरण यानी कि आप एकदम से भाषा नहीं सीख सकते, आप यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद आप इसको आसानी से सीख पाएंगे। भाषा विशाल जन समूह द्वारा प्रयुक्त की जाती है। देखिए, भाषा बहुत बड़े जन समूह द्वारा बोली जाती है, इसलिए उसको भाषा कहा जाता है। भाषा प्रारंभ से अंत तक सामाजिक विषय वस्तु है। देखिए, भाषा पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, यह सामाजिक विषय वस्तु होती है, सब लोग इसका यूज़ करते हैं। भाषा का अपना व्याकरण होता है, भाषा व्याकरण युक्त होती है, भाषा का खुद का अपना व्याकरण होता है। भाषा का स्वरूप विस्तृत होता है, भाषा बहुत बड़ी होती है, इसका स्वरूप विकसित होता है, इसका खुद का व्याकरण होता है। अभी तक हमने भाषा की स्टडी कर ली है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। मातृभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। तो आंसर है हमारा, माँ से सीखी गई भाषा मातृभाषा होती है। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, मातृभाषा, मातृ यानी माँ, तो माँ से सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। परिवार में जन्म से लेकर अपने माता पिता एवं पारिवारिक सदस्यों से जिस भाषा को ग्रहण करता है भाई उसकी मातृभाषा कहलाती है। यानी कि कोई भी सदस्य परिवार में जन्म से लेकर अपने माता पिता और पारिवारिक सदस्यों से जिस भाषा को ग्रहण करता है भाई उसकी मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा यानी माँ की भाषा, घर की भाषा, अपनों की भाषा। घर के सब सदस्य अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे पंजाबी परिवार पंजाबी भाषा का यूज़ करेंगे तो उनकी मातृभाषा क्या हो जाएगी, पंजाबी। बंगाली परिवार बंगाली भाषा का यूज़ करेंगे तो बंगाली परिवार वालों की मातृभाषा क्या हो जाएगी, बंगाली। गुजराती परिवार गुजराती भाषा का यूज़ करते हैं तो गुजराती परिवार वालों की मातृभाषा गुजराती हो जाएगी। इस प्रकार मातृभाषा पारिवारिक प्रयोग की पृष्ठभूमि से संबंधित है। देखिए, मातृभाषा का संबंध परिवार से होता है, परिवार से होता है। यह विचारों के आदान प्रदान का साधन है, इसलिए मातृभाषा का ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है। देखिए, आप जन्म लेंगे, जन्म से लेके मृत्यु तक जो आपके घर में भाषा बोली जाती है, सबसे पहले आप वही भाषा सीखेंगे। अगर आप वो भाषा नहीं सीख पाएंगे तो आप अपने घर में भी किसी से अपने भावों को या विचारों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे किसी दूसरे को। इसलिए मातृभाषा का ज्ञान होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा की विशेषताएं लिखिए। देखिए, इनमें आपको अंतर स्पष्ट करना भी आ सकता है या फिर विशेषताएं भी लिखने को आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम राष्ट्रभाषा देखते हैं। तो राष्ट्रभाषा को जनसंपर्क की भाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा को क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रभाषा को जनसंपर्क की भाषा कहा जाता है। इसका अपना समृद्ध साहित्य होता है, इसका बहुत बड़ा साहित्य होता है, समृद्ध और विकसित साहित्य
होता है। यह शासन एवं जन सामान्य की भाषा है। देखिए शासन के जो कामकाज होते हैं वह सब इसमें ही होते हैं राष्ट्रभाषा में, और जन सामान्य की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा शिक्षा के विकास में सहायक होती है। देखिए राष्ट्रभाषा यानी राष्ट्र की भाषा, इसलिए यह शिक्षा के विकास में सहायक होती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति एवं साहित्य की उज्ज्वल रूपरेखा को प्रस्तुत करती है। देखिए राष्ट्रभाषा में ही जो हमारे ज़्यादातर साहित्य होते हैं, सांस्कृतिक ग्रंथ होते हैं, वो सब लिखे होते हैं। उसके बाद राष्ट्रभाषा राष्ट्र की धरती से जुड़ी होने के कारण संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधती है। देखिए राष्ट्रभाषा धरती से जुड़ी होने के कारण संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधती है, यानी कि संपूर्ण देश राष्ट्रभाषा का यूज करता है तो हमारे अंदर एकता और भाईचारे की भावना आती है राष्ट्रभाषा से। उसके बाद राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखी। राष्ट्रभाषा की विशेषता हमें लिखने को आई है, तो आंसर है हमारा प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की एक सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा होती है। जो भी राष्ट्र होता है उसकी अपनी खुद की एक राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की संस्कृति, साहित्य और इतिहास की प्रेरणाएं होती हैं जो जनजीवन को प्रभावित करती हैं। देखिए राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, हमारा साहित्य होता है, इतिहास की प्रेरणाएं होती हैं, इसलिए ये जन जीवन को प्रभावित भी करती है। तो राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द प्रयुक्त किया जाता है। राष्ट्रभाषा के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है, संपर्क भाषा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं, लगभग संपूर्ण राष्ट्र इसको बोलता है, इसलिए इसको संपर्क भाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा उसी तरह महत्वपूर्ण होती है जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्र चिन्ह। देखिए राष्ट्रभाषा का महत्व भी राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्र चिन्ह के बराबर ही होता है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की संस्कृति अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। अगर आपको अपनी बातें दूसरे लोगों तक भेजनी है, पहुंचानी है, संपूर्ण राष्ट्र में आपको अपनी बातें रखनी है, तो आप राष्ट्रभाषा का यूज़ कर सकते हैं। इसी भाषा से किसी उस व्यक्ति, समाज व देश का व्यक्तित्व झलकता है। देखिए अगर आप हिंदी आपको बोलना आता है, अगर आप किसी और देश में जाओगे तो आप हिंदी बोलोगे तो लोग समझ जाएंगे कि आप इंडिया से हैं, यानी कि आपका व्यक्तित्व झलकता है, आप किस देश से हैं, किस समाज से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभाषा किसे कहते हैं, किन्हीं दो विभाषाओं के नाम लिखिए। यह क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से भी आ सकता है, विभाषा किसे कहते हैं, विभाषा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है हमारा, बोली का विस्तृत रूप विभाषा कहलाती है। बोली छोटे रूप में बोली जाती है, अगर बोली कोई हम बड़ा चढ़ा दें तो वह क्या हो जाती है, विभाषा। बोली का विस्तृत रूप जिसके अंतर्गत साहित्य का सृजन होता है, विभाषा कहलाती है। बोली का उतना विस्तृत रूप जिसके यूज करके हम साहित्य का सृजन कर सकें, उसमें साहित्य लिख सकें, हमारी विभाषा कहलाती है। उदाहरण है हमारी अवधी और ब्रज। देखिए अवधी भाषा, ब्रज भाषा, इनमें बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। देखिए सूरदास जी ने ब्रज भाषा का यूज किया है। विशेषताएं हम देख लेते हैं। तो विभाषा का क्षेत्र बोली से अधिक व्यापक होता है और भाषा से कम व्यापक होता है। जो विभाषा होती है वह बोली से तो ज़्यादा बड़ी होती है, ज़्यादा समृद्ध होती है, लेकिन भाषा से कम होती है और कम समृद्ध होती है। उसके बाद यह किसी प्रदेश के बड़े हिस्से में सामाजिक व्यवहार या साहित्य में प्रयोग की जाती है। देखिए विभाषा का यूज संपूर्ण राष्ट्र में नहीं होता, प्रदेश में होता है, एक बड़े हिस्से में होता है, और साहित्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है। भाषा और बोली में अंतर लिखना है हमें, या फिर आपको दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, भाषा और बोली में अंतर लिखिए एवं मध्य प्रदेश की किन्हीं दो बोलियों के नाम लिखिए। तो आंसर है हमारा, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली छोटे से जनसमूह में बोली जाती है। भाषा का साहित्य प्रचुरता में लिखित होता है, यानी कि भाषा जो होती है उसका साहित्य काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी विशाल होता है। बोली का साहित्य न्यून होता है, न्यून यानी कि ना के बराबर होता है। भाषा में एक से अधिक बोलियां हो सकती हैं। देखिए भाषा बहुत विस्तृत होती है, बड़ी होती है, इसलिए उसमें काफ़ी ज़्यादा बोलियां हो सकती हैं, एक से अधिक या और भी ज़्यादा, जबकि बोली में भाषाओं का समावेश नहीं होता है। बोली में कोई भी भाषा का समावेश नहीं होता है। बोली का प्रयोग बोलचाल में होता है। देखिए बोली यानी कि बोलचाल, तो बोली का प्रयोग बोलचाल की भाषा में होता है, जबकि भाषा का प्रयोग साहित्य तथा साहित्य कार्यों में होता है। देखिए साहित्य रचना आपको करनी है तो भाषा का यूज़ करना है, लेकिन बोली सिर्फ बोलचाल में यूज़ होती है। उसके बाद मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं हमारी बुंदेलखंडी, बघेली, मालवी आदि। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं, बुंदेलखंडी, बघेली, मालवी, ये हमारी मध्य प्रदेश की प्रमुख
बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा किसे कहते हैं, विशेषणाएं लिखिए। तो राजभाषा मतलब सरकारी कामकाज की भाषा या भारतीय संघ की भाषा। देखिए संविधान में, हमारे जो संविधान है वो हिंदी में लिखित है, इसलिए हमारी जो राजभाषा है वो कौन सी है, हिंदी है। तो राजभाषा मतलब सरकारी कामकाज की भाषा, जिस भी भाषा में सरकारी कामकाज होता है वह हमारी राजभाषा कहलाती है, या फिर भारतीय संघ की भाषा। इंग्लिश में इसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, इंग्लिश में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। भारत का संविधान बनाते समय हिंदी को राजभाषा माना गया था। जो भारत का संविधान बनाया गया था उस समय हिंदी को राजभाषा माना गया था। हमारे 7 राज्यों में हिंदी राजभाषा है। राजभाषा का यूज़ 7 राज्यों में किया जाता है, जबकि शेष राज्यों में अपनी अपनी भाषाएं हैं। जो अलग अलग राज्य हैं वे अपनी अपनी भाषा का यूज़ करते हैं। सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है। सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है। और 7 राज्यों की राजभाषा कौन सी है, हमारी हिंदी है। राजभाषा में ही सरकारी कामकाज होता है। जो भी सरकारी कामकाज होता है वह राजभाषा में होता है। शिक्षा का माध्यम, कार्य के निर्णय, रेडियो, दूरदर्शन में राजभाषा का प्रयोग होना चाहिए। राजभाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, शिक्षा का माध्यम, कार्य के निर्णय, रेडियो, दूरदर्शन के जो प्रोग्राम्स आते हैं उन सब में राजभाषा का यूज होता है। सभी राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती, इसी कारण अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए भारत के सभी राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती। अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी बोलने को मिलेगी, तमिल, तेलुगु, अगर आप साउथ साइड जाएंगे तो ये भाषाएं आपको बोलने में मिलती हैं, इसलिए अंग्रेजी का भी कहीं कहीं यूज़ किया जाता है। राजभाषा से राष्ट्रीयता की भावना को बल मिलता है। राजभाषा से राष्ट्रीयता की भावना को बल मिलता है। कामकाज की भाषा होने के कारण राजभाषा को व्यापक जन समर्थन प्राप्त होता है। देखिए राजभाषा जो होती है वो कामकाज की भाषा होती है, इसलिए इसको व्यापक जन समर्थन प्राप्त होता है। देखिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।